बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉवल ख्वाबों की परी किस्त नंबर 15 उर्दू कहानी पर दावर जब कमरे में दाखिल हुआ तो जोहा सिंगार में इसके सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। वो चलते हुए इसके पीछे जा खड़ा हुआ। वो इस रवैये की वजह जान सकता हूँ तुम्हारे? दावर की आवाज पर जोहा के ज्वेलरी उतारते हाथ रुके। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, ये कहकर वो दोबारा अपने काम पे मगन हो गई। क्यों? क्यों जवाब दे रही हो? बीवी हो तुम मेरी, निकाह हुआ है हमारा। वो इसका रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। निकाह हुआ है, खरीदा नहीं है आपने मुझे। आप जागीरदारों का मसला यही है, आप अपनी बीवी को बीवी नहीं बल्कि जर खरीद गुलाम मानते हैं। वो गुस्से से फिनकारी। सिर्फ एक ही दिन में मेरे कौन से रवैये ने तुम्हें ये बता दिया कि मैं तुम्हें बीवी नहीं बल्कि अपनी गुलाम मानता हूँ? दावर इसकी आंखों में झांक कर बोला। जो कुछ आपने मेरे साथ कर चुके हैं वो मुझे यह एहसास दिलाने के लिए काफी है। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ, ये जरा मुझे भी तो पता चले। वाह, अनजान बनने की अदाकारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। जोहा ने ताली बजाकर दाद दी। जोहा, ये पहेलियां मत बुझाओ और मुझे साफ साफ सारी बात बताओ। ऐसी बातें करके तुम मुझे उलझा रही हो। मैं क्या उलझाऊंगी? जिंदगी तो आपने मेरी उलझा कर रख दी है। मैंने? वो हैरत से गोया हुआ। जी, आपने सारे ख्वाब तोड़ डाले हैं आपने मेरे। मेरे घर वालों को भी मुझसे दूर कर दिया। वो मुंह हाथों में छुपा कर रो दी। ओह, तो ये बात है। पर तुम खुद देखो, शादी करके हर लड़की को दूसरे घर जाना होता है। और फिर मैं कौन सा तुम पर पाबंदी लगा रहा हूँ? जब दिल चाहे तुम अंकल आंटी से मिल आना। वो इसके आंसू को घर वालों से दूरी के बायस समझकर इसे बहलाने के लिए बोला और इसके चेहरे से हाथ हटाने लगा, जिसे जुहा ने झटक दिया। हाथ मत लगाए मुझे, वो दरिश्तगी से बोली। ओके ओके, नहीं लगाता, रिलैक्स हो जाओ तुम। और प्लीज रोना बंद करो। पर जोहा इसकी बात को नजरअंदाज करके रोने में मसरूफ रही। दावर एक बेबस सी नजर इस पर डालकर सोफे पर जाकर लेट गया और आंखें मूंद ली। अगले दिन जब दावर उठकर आया तो जुहा पहले ही वहां मौजूद थी। गुलजार बेगम को सलाम करने के बाद वो बोला, अम्मा साईं, नाश्ता लगवा दे मुझे, जमीनों पर जाना है। अरे, पागल हो गए हो क्या? अभी एक दिन हुआ है तुम्हारी शादी को और तुम्हें काम की पड़ गई है। अरे, नई दुल्हन है, इसको घुमाओ फिराओ। बल्कि ऐसा करो, आज अपने ससुराल चले जाओ, अच्छा है। जोहा भी अपने घर वालों से मिल लेगी। ठीक है, ले जाऊंगा। आज शाम में 4 बजे तक तैयार रहना। इसने बैक वक्त दोनों को मुखातिब किया। जोहा महज सर हिलाकर रह गई। शाम में जोहा तैयार होकर बैठी दावर का इंतजार कर रही थी कि गुलजार बेगम आई और इसे देखकर बोली, जोहा बेटा, तैयार नहीं हुई तुम? दावर आता ही होगा। जोहा जो तैयार बैठी थी हैरानी से बोली, आंटी, मैं तो तैयार हूँ। वो स्किन कलर का हल्की कढ़ाई वाला सूट पहने मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाए हुई थी। ये आंटी क्या होता है? जैसे मैं दावर और मशल की माँ हूँ वैसे ये तुम्हारी भी, इसलिए मुझे अम्मा सही बोलो। और ये कैसे तैयार हुई? लग ही नहीं रहा कि तुम शाहों की बहू हो। ना हाथ में चूड़ियां हैं ना कोई जेवर। रुको, मैं मशल को कहती हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देगी।
बगैर ज़ोहा को बोलने का मौका दिए वो मशल को बुलाने चल दी। मशल ने आकर ज़ोहा को खूबसूरत से कान का नीले रंग का सूट निकाला और इसे देते हुए बोली, जाओ ये पहन कर आओ। मशल पर ये बहुत हैवी है। ज़ोहा हिचकिचाई। कोई हैवी नहीं है, जाओ शाबाश, जल्दी से चेंज करके आओ। मशल ने मज़ीद इसके आने बगैर इसे वॉशरूम में धकेल दिया। ज़बरदस्त। मशल के मुंह से ज़ोहा को तैयार करके बात निकला। आज तो मेरे भाई की खैर नहीं है। ब्लू सूट में नफासत से किए मेकअप, कलाइयों में सोने की चूड़ियाँ, गले में सोने का ग्लोबन, इसके साथ के वही बंदे बुंदे पहने वो गजब ढा रही थी। अभी मशल बोल ही रही थी कि दावर की आमद हुई। इतनी देर कर दी भाई आपने आने में। हाँ वो मैं कि इसकी नज़र ज़ोहा पर पड़ी और वो अपने अल्फाज भूल गया। हम्म। मैं यहाँ ही हूँ अभी। इसे मुसलसल ज़ोहा को तकते पाकर इसने दावर को छेड़ा। मैं चेंज करके आता हूँ। ये कहकर वो चला गया। चलो तुम अपनी सास साहिबा को अपना चेहरा दिखा दो ताकि इन्हें इत्मीनान हो जाए। सही। चलो। दावर के साथ वो अपने कमरे के बाहर मौजूद थी। दस्तक देकर वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे कि फ़ाइज़ ने आकर दरवाज़ा खोला। फ़ाइज़ दावर कुछ बोलने ही लगा था कि फ़ाइज़ इसकी बात काटता हुआ बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मैं घर से निकल गया। दावर फ़ाइज़ का रवैया देखकर हैरान रह गया। वो तो खुद ही ज़ोहा से शादी करना चाहता था। अब जबकि इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, इस पर इसका ये अंदाज़ और दूसरी जानिब ज़ोहा का रवैया वो उलझ कर रह गया। वो दोनों घर में दाखिल हो गए। बाबा, मम्मा कहाँ हैं? आप? ज़ोहा की आवाज़ सुनकर नसरीन बेगम आई और इसे गले से लगा लिया। फिर दावर ने आगे बढ़कर इनसे सलाम किया और इनके आगे सर झुका दिया। इन्होंने अभी खुशदिली से इसके सलाम का जवाब देकर इसके सर पर हाथ फेरा। इसके बाद इज़हार साहब आए। अस्सलामुअलैकुम बाबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। और इसके सर पर हाथ फेर कर दावर की तरफ मुतवज्जा हो गए। अपने बाबा के इस रवैये पर ज़ोहा ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को पिया। दावर से वो बगलगीर हुए। अब जो भी था, जैसा भी था दामाद था इनका। सब लाउंज में बैठकर बातों में मशगूल हो गए। नसरीन बेगम उठकर किचन में गई तो ज़ोहा भी इनके साथ बोली, बाबा, मम्मा, मैं रिंशा से मिला हूँ। ज़ोहा झिझकते हुए बोली, जब तुम इनके साथ जो तुम इनके साथ कर चुकी हो इसके बाद भी तुम्हें लगता है वो तुमसे मिलेंगे? मम्मा, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने गलत हूँ? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? ज़ोहा, यकीन एक बार होता है और वो कर चुके हैं हम तुम पर अंजाम भी भुगत चुके हैं इसका। नसरीन बेगम सर्द लहजे में गोया हुई। ज़ोहा चंद लम्हे इन्हें डबडबाई आंखों से देखती रही और फिर अपने कमरे की तरफ भाग गई। घर आकर ज़ोहा गुलजार बेगम को सलाम करके अपने कमरे में आ गई और बगैर ड्रेस तब्दील के बेड पर औंधे मुंह गिरकर रोने लगी। काफी देर बाद दावर कमरे में आया तो देखा ज़ोहा इसी हालत में लेटी हुई है। ज़ोहा, इसने आहिस्ता से पुकारा, पर जवाब नादरा
اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس کے چہرے پر آنسو کو دیکھ کر اسے لگا جیسے اس نے کسی نے اس کا دل مٹھی میں مسل دیا ہو۔ اس کی نظر اس کی جویلری پر پڑی۔ اس نے آہستہ سے اس کی ساری جویلری اتار دی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھا رہی ہے، جس نے تمہیں مجھ سے متنفر کر دیا ہے؟ آخر تم مجھ سے کھل کر بات کیوں نہیں کر لیتی؟ میں ساری تمہاری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ وہ آہستہ آواز میں اس سے بات کرنے لگا، جو ظاہر ہے زوہا نے نہیں سنا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر ایک فیصلہ کر کے وہ اٹھا۔ تم تو کچھ بتا نہیں رہی، اب مجھے ہی اپنے طریقے سے پتہ لگانا پڑے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور جا کر صوفے پر لے لیا، کیونکہ اب زاور کو زوہا کا رویہ کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا۔ اگر ماں باپ سے جدائی کا غم تھا تو بھی اب تک سنبھل جانا چاہیے تھا، پر زوہا کا رویہ عجیب ہی ہوتا جا رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت ہی زوہا کی آنکھ کھل گئی۔ تھوڑے حواس بحال ہوئے تو دیکھا سائڈ ٹیبل پر اس کی ساری جویلری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ خالی تھا۔ پھر اس کی نظر صوفے پر سوئے داور پر پڑی اور ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے اس کی اس دیدہ دلیری پر غصہ آنے لگا۔ وہ غصے سے اٹھی اور جا کر ایک جھٹکے سے داور کا کمبل کھینچ کر اتارا۔ داور ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ سوہا کو دیکھ کر اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے تمہیں کب ہاتھ لگایا؟ کیا بولے جا رہی؟ ہوش میں تو ہو؟ داور نیند میں اٹھائے جانے کی وجہ سے جھنجھلا کر بولا۔ اچھا، آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تو رات کو میری جویلری آپ کے فرشتوں نے اتاری تھی؟ ہاں، تو وہ میں نے تمہارے آرام کی وجہ سے اتاری تھی۔ تم ڈسٹرب ہو رہی تھی اس کی وجہ سے، وہ بولا اور پھر اس کے شانوں کو جکڑ کر اپنے قریب کیا۔ دوسری بات، بیوی ہو تم، جب چاہوں تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ ٹائم دے رہا ہوں تمہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تمہارے دل میں آئے گا کرو گی۔ پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے زوہا سے سکتے میں آ گئی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ وہ ایک مرد ہے، وہ بھی ایک عیاش مرد۔ زوہا کی نظر میں اب آخر کب تک بچ سکتی ہے اس سے؟ جاری ہے